स्थापना दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा पूर्व छात्रों को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले उन विशिष्ट लोगों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने अपने बेहतर कार्य, समर्पण, नेतृत्व एवं सेवा भाव से न केवल अपने क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं बल्कि राष्ट्र और समाज के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे सभी माननीय लोगों को मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। 22 जुलाई 1970 को स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है बल्कि यह प्रदेश की बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं इस लिखित भाषण के अलावा कुछ बातें आपके सामने करना चाहूंगा। तकरीबन अपने जीवन के 8 वर्ष मैंने इस विश्वविद्यालय में बताए हैं और यही ऑडिटोरियम था और यही पूरा सभागार था और महावीर जी भी उस विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। बीके वर्मा जी भी इस विश्वविद्यालय के छात्र थे। 8 वर्षों का लंबा अनुभव मैंने इस विश्वविद्यालय में प्राप्त किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरे इस विश्वविद्यालय में जब मैं लॉ में एडमिशन लिया, डीआर के रूप में मैंने यहाँ चुनाव लड़ा। हालांकि मैं एनएसयूआई का स्टेट का प्रेसिडेंट था, लेकिन हम कभी यहाँ चुनाव नहीं जीते और चुनाव हमेशा जो लोगों के बीच बने रहते हैं वो लोग जीतते हैं। लेकिन एक बात की खुशी थी कि जब हमें पहली बार यहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़े तो हमें बहुत खुशी और बहुत आनंद अनुभव हुआ। और जब भी हमारा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, क्योंकि सभी छात्र संगठन यहाँ अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, चाहे वो एसएफआई है, चाहे एबीवीपी है, चाहे एनएसयूआई है, और जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे ज्यादा प्रशंसा हमारी हुआ करती थी कि बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ करता था। और जब चुनाव का परिणाम घोषित होता था तो हम तीसरे नंबर पर ही रहते थे। लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। अभी मैं प्रोफेसर महावीर जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की ताकत क्या है। इस विश्वविद्यालय की ताकत ये है कि आज आप वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठे हैं और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं। इस विश्वविद्यालय की ताकत वो है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर जय प्रकाश नड्डा जी आज दिल्ली में केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी मैं राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रहा हूं। इस विश्वविद्यालय की ताकत ये है, जब हम अपने जीवन काल में थे, छात्र जीवन काल में थे, युवा काल में प्रवेश कर रहे थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई। तीनों को राष्ट्रीय स्तर पर इसी विश्वविद्यालय ने, चाहे वो राकेश सिंह जी है, चाहे जेपी नड्डा जी है, चाहे आनंद शर्मा जी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व इस विश्वविद्यालय की ताकत में दिया। इस विश्वविद्यालय की ताकत यह है कि प्रोफेसर राज बहादुर जी बैठे हैं आईजीएमसी में। इससे पहले सारे मेडिकल कॉलेज के टेस्ट ये विश्वविद्यालय आयोजित करता था और पूरे देश के जो बेस्ट डॉक्टर है वो इस विश्वविद्यालय की ताकत से बनकर निकलेंगे, चाहे कहीं भी चले जाइए। धीरे धीरे विश्वविद्यालय बड़ा हुआ, स्वरूप बदला। पूरे विश्वविद्यालय में पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राएं हुआ करती थी और विश्वविद्यालय में एक सीखने का मौका मिलता था। मैं कह सकता हूं, जिन लोगों ने जिस भी चीज को अपने जीवन में चुना होगा और जिस भी लक्ष्य को तय किया होगा,
वो इस विश्वविद्यालय की ताकत में हर जगह उच्च पद पर ही होगा। पिछले 3 साल से हमारी सरकार है, 3 साल 7 महीने और 10 दिन 11 दिन आज हो गए हैं। प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। क्या होती है व्यवस्था परिवर्तन? जहां जनता की सोच, जनता के दर्द, जनता की पीड़ा को, उनकी पीड़ा को योजनाओं में ढाला जाए और योजनाओं को अपनाया जाए, योजनाओं को लागू किया जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आपके 57वें स्थापना दिवस पर मैं कुछ सरकार के बारे में भी बात करना चाहूंगा। इस विश्वविद्यालय का तो मैं छात्र रहा हूं। जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता इस मौके पर। प्रदेश कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। मैंने अधिकारियों से बैठक की, मैं पहले कभी मंत्री नहीं हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो वो कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाती। एक ढर्रा था कि जो फाइल आ रही है उसी ढंग से हम सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था पर चल रही थी और 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। मैंने जहां फाइनेंस की मीटिंग ली, वह शिक्षा की मीटिंग भी ली, वह हेल्थ की मीटिंग भी ली, सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। पाया गया कि पैसा कहां से आएगा। और जो हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ था 76,760 करोड़ रुपए का, उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा था। और जो कर्जा होता है, क्योंकि आप विश्वविद्यालय के और हिमाचल के लोग हैं, जो कर्जा होता है वो हमारी जीडीपी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करता है। ऐसे कर्जा नहीं मिलता। अब हमारे पास समस्या ये थी, कर्जा भी हमको देना है और जो शिक्षा का स्तर था, वो गुणात्मक शिक्षा के स्तर का जब आंकलन किया गया, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंकलन किया, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, कि क्वालिटी एजुकेशन में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है पूरे देश में हम 21वें स्थान पर है। जब आपका आधार ही मजबूत नहीं होगा, जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, आप किस प्रकार से साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार से डॉक्टर पैदा कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। चुनावों से पहले हर एक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए कई घोषणाएं करता है। इसी प्रकार पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन नोटिफिकेशन हो गई। आज तक कोई एक स्कूल बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता था। मैंने पूछा कि 600 स्कूल खोलने हैं, सरकारी क्षेत्र में खोलने हैं, टीचर कहां है, प्राइमरी टीचर कहां है, आधार को मजबूत करना है। कहा कि जिस दिन हम स्कूल बंद करेंगे जनता हाहाकार मचा देगी। मैंने उनसे कहा कि हम सत्ता में 5 साल के लिए सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जहां एक स्कूल बंद करने पर विपक्षी दल और दूसरे लोग, गांव के लोग हाहाकार कर देते थे, हमने 550 स्कूल बंद किए और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। क्या फायदा हुआ? 3.5 साल बाद उसी केंद्र की सरकार ने हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आंकलन किया। आज मुझे गर्व से कह सकता हूं मैं कि 3.5 साल बाद जब आंकलन हुआ तो हम 21वें स्थान से नीचे उतरकर 5वें स्थान पर आए। ये शिक्षा गुणवत्ता में सुधार है। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश शुरू किया, डे बोर्डिंग स्कूल की दिशा में आगे बढ़े, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने एक्सपोजर टूर का आयोजन किया, उन्हें हमने विदेश भेजा। अभी टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों को विदेश भेजेंगे, अगर साइंस और यहां एचपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी हम भेजना चाहते हैं
ताकि वो देखें और जाकर सीखें। घूमने से ज्यादा ज्ञान मिलता है, पढ़ने से ज्यादा। अगर आप किताबें पढ़ते रहोगे तो एकेडमिशियन अच्छे बन सकते हो, लेकिन नॉलेजेबल आपको घूम के और अनुभव से आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखकर हमने सीबीएसई स्कूलों की शुरुआत की। और सीबीएसई स्कूलों में हमने क्या कहा, एक सेंटर स्कूल लेने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। हमने 150 सीबीएसई स्कूलों की शुरुआत की। और सीबीएसई स्कूलों की शुरुआत करने के बाद देखिए, जिन सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट धड़ाधड़ हो रहा था, 24,000 बच्चे इन सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। मैं बच्चों से इंटरेक्शन करने नेरवा स्कूल गया। मैं अपने स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, गवर्नमेंट स्कूल छोटा शिमला में इंटरेक्शन की। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि नेरवा स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वो सवाल पूछ रहे हैं जिनका उन्हें भविष्य की चुनौतियों में सामना करना है। आज बात ये नहीं है, बात है कि सरकार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो वो शिक्षक का होता है। और शिक्षक कहां से निकलते हैं? इसी महाविद्यालय से बड़े बड़े शिक्षक निकले हैं, बड़े बड़े आज ब्यूरोक्रेट्स इसी महाविद्यालय से निकले हैं, और बड़े बड़े जज इसी महाविद्यालय की ताकत से निकले हैं, जो आज हिमाचल हाईकोर्ट का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब कैसे शिक्षा में परिवर्तन किया जाए? पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फैसले लेना शुरू किया। आज जहां 150 सीबीएसई स्कूल है, कहा कि इन पुराने टीचरों का तो हम टेस्ट लेंगे ही। और हमने अभी एक कैडर को शिफ्ट किया। हमने कहा कि अब जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाएंगे सीबीएसई में, उसमें टीचर फिजिक्स रखा जाएगा, टीचर इंग्लिश रखा जाएगा, टीचर मैथमेटिक्स रखा जाएगा। हमने उसकी क्वालिटी को ध्यान देते हुए हमने पूछा कि असिस्टेंट स्टाफ टीचर की नियुक्ति करनी है। हमने टीचर इंग्लिश और मैथ का रिजल्ट जब निकाला तो मुझे खुशी इस बात की कि 84% वाले बच्चे से लेकर मिनिमम मेरिट 70% रिटन टेस्ट की गई, सबको हमने नियुक्तियां भी दे दी। और कौन लोग थे वो? जिसने बीए में इंग्लिश की है और बीए में उसके 50% होने चाहिए और सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, और एमए इंग्लिश की है, एमए इंग्लिश में उसके 55% होने चाहिए और बीएड में उसके 50% होने चाहिए, वही एलिजिबल होगा। इसी तरह मैथ का भी ऐसे ही परीक्षा लेगी राज्य चयनियों से, सबके सब सिलेक्ट हुए और अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी और टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में कैसे बदलाव हो? हायर एजुकेशन के बाद जो हमारे पीएचडी करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, किस प्रकार की शिक्षा उनको मिले, उस दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। इस सभागार में बैठकर भी कोई शिक्षा संस्थान का कोई हमारे पास स्टूडेंट्स भी हमारे पास आया नहीं कि हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, क्योंकि जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मांग धीरे धीरे एमसीए, आईटी वालों की कम होती जा रही है। आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी, हमने उसको अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। महावीर जी से मेरी बात हुई, क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत जल्दी उसको अपनाया। आज इस विश्वविद्यालय में मुझे खुशी है कि बीटेक एआई में शुरू करने जा रहे हैं, और जो भी सब्जेक्ट ये शुरू करने जाएंगे, जो भविष्य की एजुकेशन है, हमारी सरकार इस विश्वविद्यालय को पूरी मदद करेगी। पहला साइंस कॉलेज जो अगले साल से काम करना शुरू कर देगा हमीरपुर में, जिसके लिए 100 बीघा जगह ले ली गई है। अब उसकी मेरे सवेरे ही इनसे बात हो रही थी कि उसमें जो टीचर है उसका एक परफॉर्मा बनाइए, और उन टीचरों को हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू साइंस कॉलेज में रखेंगे। पहला साइंस कॉलेज हमीरपुर में शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से वो साइंस कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन चाहिए आज बच्चों को, बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं।
हमारे समय भविष्य हमारे माता पिता तय करते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आज बच्चे अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। उनका भविष्य तय करने की आज माता पिता को जरूरत नहीं, वो गाइड कर रहे हैं। मैं एक विश्वविद्यालय में गया, मैं 2 विश्वविद्यालय में लंदन में गया। एक एलएससी को देखा और एक ऑक्सफोर्ड को देखा। एलएससी एक कैंपस, मैंने सोचा बहुत बड़ा कैंपस होगा। मेरी बेटी की वहां एडमिशन हुई तो मैं भी देखने के छोड़ने गया। उसने बोला तो एक बिल्डिंग में, तो मैंने पूछा उनसे कि एक बिल्डिंग में कोई कैंपस इतना बड़ा है ही नहीं, कई बिल्डिंगों में कई कॉलेज चल रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे यहां तो कैंपस 400-500 बीघा से कम होता ही नहीं है। तो उनका भी नाम बिक रहा है। मैंने अभी फाइनल करके आई बेटी से, मैंने बोला क्या पढ़ा, क्योंकि अपने बच्चे को पूछना होता है। कहते हमारा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे बेस्ट है, एग्जाम देने हैं, नाम बिक रहा है। उसी तरह हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में क्वालिटी बिक रही है, नाम भी बिक रहा है। तो ये सब चीजों को कैसे आपने नाम बनाना है, जब आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। और इस दिशा में विश्वविद्यालय सही समय पर सही फैसले ले रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज टीचर भी कई लोग बैठे, हमारे टीचर्स बस भी, क्योंकि आपके घर से हम जब जाते हैं, दूसरा घर आप है जो हमें दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आपसे इम्पीटस लेकर हम भविष्य की अगली सीढ़ी को चढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें नए कोर्स शुरू करने चाहिए और नए कोर्स में एक्सपोजर विजिट भी आपका होना चाहिए। सरकार आपके साथ एक्सपोजर विजिट में, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट्स है, आप एक्सपोजर विजिट बनाइए, सरकार आपको के लिए उसके लिए पैसा मुहैया करवाएगी। टीचरों को भी जाना चाहिए। दूसरा, हमने जब सरकार बनी तो मैं इसलिए भी फायदा उठाना चाह रहा हूं इसका कि कुछ चीजें आपको जानकारी देनी जरूरी है। हेल्थ की मीटिंग ली, हर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर राज बहादुर जी भी बैठे, 1000 करोड़ का हिमाचली इलाज प्रदेश से बाहर करवाते हैं। सारे बेस्ट डॉक्टर हिमाचल के आईजीएमसी से निकले, पूरे देश में अपना नाम कमा रहे हैं, सारे बेस्ट डॉक्टर। हेल्थ के सेक्टर में क्या किया जाए, मैंने इंटरेक्शंस किया डॉक्टरों से, फैकल्टीज मेंबर से इंटरेक्शन किया और गहराई से देखा कि आम आदमी को कैसे हेल्थ की सुविधा का उचित लाभ मिले। मेरी सिफारिश है, मेरा चेकअप हो जाएगा, फैसिलिटीज होगी तो मिल जाएगी, वरना मेरे को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि पीजीआई जाओ, या तो फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा। तो कारण क्या है, कभी विचार नहीं किया गया। 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन है, जब हमारे घर में लैंडलाइन फोन होते थे तब की मशीन लगी है, और आपके हाथ में 5G मोबाइल फोन है। आप गूगल से भी कुछ आर्टिफिशियल नॉलेज ले ही लेते हैं। 19 साल पुरानी मशीन है, 15 साल पुराने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है। डायग्नोस्टिक सिस्टम कैसा है आपका, जब विचार किया गया तो बहुत पुराना है। पता लगा जिसकी सिफारिश है उसका धक्का धुक्का देकर इस मशीन से देख लिया जाता है, जिसकी सिफारिश नहीं है वो आम परिवार का आदमी जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, वो हॉस्पिटल जाता घंटों बैठा रहता है, इलाज के लिए तरसता और फिर बाद में जाकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। हमने हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की दिशा में सोचना शुरू किया। एम्स में हमने ऑफिसर्स को भेजा, अधिकारियों को भेजा। जो मशीन आज एम्स की एमआरआई 3 टेस्ला की आज एम्स में लगी है, वही मशीन हमने चमियाना, आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टैब्लिश कर दी है। मैंने कहा सारे एक्सरे हटा दो, सारे अल्ट्रासाउंड हटा दो, सारे सीटी स्कैन हटा दो, ताकि हमारे लोगों को अच्छा इलाज मिले। फिर मैंने पूछा कि ये वेटिंग क्यों है, 3-3 महीने 4-4 महीने वेटिंग क्यों है। अगर किसी का अल्ट्रासाउंड करना है तो 2 दिन की वेटिंग है, सीटी स्कैन करना तो 3 दिन की वेटिंग है। अभी मैंने डायरेक्शन दी कि 0 वेटिंग होनी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन में हमारे पास कोई कमी नहीं है। पहले ये पता लग जाए जो वहां आदमी जा रहा है कि मुझे बीमारी क्या है, बीमारी का ही नहीं पता लगता। आप लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर भी हूं, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं।
मुझे जब ये पता लग जाएगा मुझे ये बीमारी है, अगर मुझे वो 3 महीने बाद पता लगता है बीमारी क्या है और पता लगता है कि ये बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, इसका इलाज नहीं हो सकता, तो हम किस हालत में अपने आप को पाते हैं। हमने उसमें परिवर्तन किया। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में और पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी मैं अब मेडिकल कॉलेज को स्टेज 1 में ला रहा हूं, क्योंकि दूसरी स्टेज में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, सीएससी वगैरह है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। और रोबोटिक सर्जरी मेरा खुद का इलाज है, रोबोटिक सर्जरी से 8 साल पहले हुआ। क्या है रोबोटिक सर्जरी? डॉक्टर को भी स्ट्रेस कम पड़ता है, सारा कंप्यूटराइज्ड है, डॉक्टर राज बहादुर बैठे हुए। मेरा भी मानना कि पंजाब, हरियाणा जो अपने आप को बड़े डेवलप स्टेट करते हैं, 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी होगी। हिमाचल के 5 मेडिकल कॉलेज में हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। रोबोटिक सर्जरी अगर आप 40s में करवाओगे, प्राइवेट में करवाओगे, तो आपसे 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। कोई कट नहीं होगा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन सबसे एक्चुअल है, कोई डरने की बात नहीं है। गायनी के ऑपरेशन होने हैं, गायनी के पिछले दिनों हड़ताल हुई, मैंने बोला कि आप रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं कमला नेहरू से आईजीएमसी कैसे पहुंचोगे? हमने कहा कि हमने महिलाओं को अच्छा इलाज देना। यूरो की रोबोटिक सर्जरी हो रही है, 100% एक्यूरेसी में सारे पेशेंट, कैंसर तक के पेशेंट भी उसमें ठीक पाएंगे। 200 रोबोटिक सर्जरी हमारी चमियाना में हो चुकी है, 100 के करीब यहां हो चुकी है। रोबोटिक सर्जरी के लिए हमने रोबोटिक सर्जन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, पर हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर ने बोला हम सीखेंगे। और मुझे खुशी है, जो रोबोटिक सर्जन 5 से 6 लाख रुपए में आ रहा था, आज हिमाचल प्रदेश के वही डॉक्टर आज जो सरकारी जो पैसा मिल रहा उसमें वो इलाज करवा रहे हैं। सब जगह रोबोटिक सर्जरी से सही इलाज हो रहा है। जो रोबोटिक सर्जरी पर खर्चा 1,25,000 रुपए आ रहा है, हमारी सरकार आम आदमी के लिए 30,000 रुपए में रोबोटिक सर्जरी कर रही है, 80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसलिए जो भी ये ऑपरेशन होने हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, आप अपना ऑपरेशन यहां करवाइए, सब कंप्यूटराइज्ड है, आपको सामने बैठ के नजर आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है। दर्द तक भी बहुत कम होता है और एक दिन में आप ठीक होकर जाएंगे। हाथ से काटने में राज बहादुर जी जाते कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें होती है, ये सब चीजें आपके लिए। कृष्णा लैब है, पैथ लैब है, टेस्ट आ गया कि हाई ब्लड प्रेशर है, आपने उस टेस्ट पर विश्वास कर लिया, आपने हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी स्टार्ट कर दी। कोई ऐसे टेस्ट गलत आ गया, उस पर आपने और दवाई खानी स्टार्ट कर दी। क्या हुआ कि आपकी बॉडी मेडिसिन कंजम्पशन करती जा रही है। हमने बोला ये लैब्स काहे को रखी, अपनी घर की लैब बंद कर दी। अभी हमने जो इंडिया में अभी लैब आई है, सिर्फ एम्स दिल्ली में आई है, मैंने उनके लिए 5 लैबों के लिए चमियाना, आईजीएमसी, नेरचौक, मंडी के लिए 125 करोड़ रुपए से खरीद किए कि ये हाई एंड लैब इस दिसंबर तक लग जानी चाहिए। ये देखिए उसमें आदमी का काम नहीं है, उसमें पैथोलॉजी के डॉक्टर का काम होगा। वो सिर्फ आप ब्लड के 3-3, 4-4 सिरिंजे डाल के ट्यूब में खून भर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 1 टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुआ, 3 टेस्ट हुआ, एक ही आपके ट्यूब में होगा और आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, कहीं गलत ना हो, कि आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आने वाले, आप क्या खाते हैं, किस प्रकार की दवाई खाते हैं, किस प्रकार की दवाई लिखी जाती है। ये चीजें को कभी आपने स्टडी नहीं किया। आपने तो सिर्फ ये स्टडी किया कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं और मैं किसी तरह ठीक होकर अपने घर वापस आ जाऊं। जिसकी एंटीबायोटिक लग गई, एंटी एलर्जी लग गई, कोई दवाई मेडिसिन लग गई तो आप ठीक हो गए। आगे कहा डॉक्टर अच्छे, बहुत अच्छा, डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं करोगे तो वो आप पिछड़ जाओगे। हमने कहा कि क्या मिल रहा है यहां, हिमाचल की जनता खा क्या रही है 75 लाख जनता में। क्यों कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट नॉर्थ ईस्ट के पास पॉपुलेशन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, किसी ने नहीं स्टडी किया। इस सबको समझने को और योजना लाने के वही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हमने कहा अब जो मेडिसिन बिकेगी आने वाले 4 महीनों में, जो एक्सपोर्ट होती है, अगर आप लंदन में पैरासीटामोल खाओगे तो 2 गोली से ठीक हो जाओगे, यहाँ 5 दिन, 5 के बाद दूसरी दवाई चेंज, 10 दिन। मैं डॉक्टर साहब ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अनुभव प्राप्त किया। तो उसके बाद
अब हम मेडिकल एजुकेशन में जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट कंपनी से लेने जा रहे हैं। टांडा में एक केस हो गया, एक डॉक्टर के पास स्टंट डालने हैं, एक डॉक्टर के पास स्टंट डालने हैं, 2 करोड़ के स्टंट उसके अलमारी में पड़े हुए। ये हाल अगर मेडिकल सिस्टम का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं किसी पर दोष नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आम आदमी जाता, आप जैसा आदमी जाएगा, वो तो सिर्फ बचने जाएगा, इस समय मेरा केयर कर लो। लेकिन क्या हो रहा है, इन सब चीजों की तरफ हमारी सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर बदलाव से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इकोनॉमी, टूरिज्म और सोशल सिक्योरिटी और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इसमें हम इंडिया में नंबर 1 होंगे। ये बदलाव है। सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन जब तक जो व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठा होता है उसे अपने लिए तो योजनाएं मिल जाएगी, हमारे लिए योजनाएं मिल जाएगी, हमें तो चाहे हेलीकॉप्टर में उठाकर भी ले जाएंगे, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी उठा के ले जाएंगे, लेकिन आम आदमी की सोच को हम आगे लेकर उनकी भलाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, अभी कई चीजों में और परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पहले बुकिंग हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में वीआईपी के लिए होती थी। वीआईपी आएंगे, वीआईपी को कमरे मिलेंगे, आम आदमी नहीं जा सकता था। और इतना अच्छा था कि वीआईपी ही रहेगा, पूरा दिन रेस्ट हाउस खाली रहेगा, आम आदमी नहीं वहां रह सकता था। हमने उसमें भी कहा, आम आदमी ऑनलाइन पर जो करेगा, अगर एमएलए भी ऑनलाइन पर करेगा तो उसको बुकिंग मिलेगी, एक समान किराया लगेगा। एमएलए को तो 100 रुपया लगता था और बाकी को 1200 रुपया लगता था। हमने कहा एक समान लगेगा। अभी हमने द्वारका निकेतन बनाया, यूनिवर्सिटी के दिनों का मुझे ख्याल था, अभी द्वारका निकेतन बनाया। मैं उसमें, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, कोई कार्यक्रम होता था तो हमें कमरा ही नहीं मिलता था, क्योंकि कमरे एमएलए मंत्रियों को नाराज होते थे, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स विंग का आदमी जाता था। अभी हमने द्वारका निकेतन में हॉस्पिटल में जाने के लिए और हिमाचली के लिए जो स्टूडेंट्स जाएंगे, कोई एडमिशन लेने जाएगा, कोई एम्स में जाएगा चेकअप कराने के लिए, हमने स्पेशल रिजर्व कमरे बनाए हैं। और वो द्वारका निकेतन हमारा बनकर 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स के, वो 24 से 25 बच्चों के लिए हमने कमरे रखे। क्यों रखे? ताकि जब बच्चा एक्सपोजर होता है तो उसको ये पता लगता है कि कल को वो कोई बड़ा साइंटिस्ट या डॉक्टर बनता है तो इस समाज की तो सेवा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 लाख रुपए तक की आय के बच्चे जो है, मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर आपके एक परिवार में 12 लाख की आय है, हमारी सरकार ने देश में पढ़ने के लिए भी और देश में पढ़ने के लिए भी 1% ब्याज की दर से आप 20 लाख रुपए का लोन उठा सकते हैं। इसके लिए आपको हायर एजुकेशन के डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन देनी है, ताकि मां बाप पर बोझ ना पड़े। यानी कि जिस परिवार में 1 लाख की आय है, हमने 12 लाख की आय निश्चित की है। क्यों की है? अगर कोई बच्चा पीएचडी में बाहर सिलेक्ट हो जाता है, फेलोशिप मिलता है, थोड़े पैसों की कमी के कारण वो अपनी पढ़ाई छूट जाता है, तो इसको जोड़कर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर दे। और 1% का ब्याज पैसा कब लेंगे हम उनसे? जब वो अपना रोजगार प्राप्त करेगा। इस योजनाओं का आपको लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह रूरल इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, 80% हम लोग गांव में रहते हैं, और जो 80% हम लोग गांव में रहते हैं, और हिमाचली जो 75 लाख की जनसंख्या है अभी तो, और आने वाले सालों में हमारी जनसंख्या में कमी होनी शुरू हो चुकी है, तो उनका या तो एक घर है या 2 घर है, या गांव में घर है, या उन्होंने कोई फ्लैट ले रखा है, या किसी ने फ्लैट चंडीगढ़ या दिल्ली में ले रखा कि चंडीगढ़ दिल्ली में। हम 80% गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा कैसे दे? पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार है जो दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए दे रही है। 61 रुपए दे रही है। कल ही मैं एक आदमी से बात कर रहा था,
उसने कहा जी मेरे पास 51 रुपए, जो अभी 51 रुपए के हिसाब से 26,000 रुपया घर मिल रहा है। अगर आप 61 की नोटिफिकेशन जल्दी करते हैं जो आपने बजट में की है, 36,000 रुपया मुझे घर बैठकर 20 किलो दूध का मिलेगा, क्योंकि सरकार उससे दूध खरीदती है। अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, अगर आप हल्दी उगाते हैं तो 150 रुपया किलो सरकार उठा लेगी, मक्की 50 रुपए किलो सरकार रहेगी, गेहूं 80 रुपए किलो सरकार लेगी। क्यों लेगी सरकार? सरकार 500 करोड़ रुपया रूरल इकोनॉमी में डाल रही है, क्योंकि इस संपदा में 80% जो गांव में बैठे हुए लोग हैं उनका भी अधिकार बनता है। अभी तक जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं बताना चाहता हूं, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 70 रुपया हमारा जो है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पे, ब्याज और मूलधन पर चला जाता है। तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करेंगे? अगर हमने अपनी पर कैपिटल इनकम को मजबूत करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 80% रहने वाले लोगों को पैसा कैसे देंगे? नेकराम जी पद्मश्री से सम्मानित है, ये जानते हैं कि जितना काम हिमाचल प्रदेश की सरकार इसमें कर रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट को भी ब्रांडिंग करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, आने वाले 5-7 सालों में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां होगी, आपके पास भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगी। हमने कहा अभी 1000 बसेज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ले रहे हैं। अभी बैटरी स्टोरेज की बात चल रही थी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही थी। अगर कोई स्टेट इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन में नंबर 1 बन सकती है तो हिमाचल प्रदेश बन सकती है, कोई और स्टेट नहीं बन सकती। और भविष्य की जो एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अभी जैसे लैंडलाइन चेंज हुआ, मोबाइल चेंज हुआ, ये जो एनर्जी आएगी 5-7 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन की हमारी एनर्जी होगी। हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी हमारे पास है, रिन्यूएबल पावर हमारे पास है, 14,000 मेगावाट बिजली हम हार्नेस करते हैं। तो कौन स्टेट होगा? उसमें अबानी ग्रुप भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अदानी भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और जिस प्रकार से माननीय हमारे महावीर जी ने इसको चुना है, इस पर रिसर्च वर्क के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक नोडल यूनिवर्सिटी होगी। यही नहीं, अब जो बैटरी स्टोरेज है, बिजली को स्टोर करने के लिए, कर्नल साहब बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जी आए थे। जियो थर्मल का पहला हिमाचल प्रदेश की सरकार के सहयोग से जो मीट को सुखाने का है वो आपका पू में लगा। और इस बार पू में जितना भी पानी है वो जियो थर्मल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, आपके सारे कमरों को गर्म करने के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जितने भी प्रोजेक्ट है जियो थर्मल के, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के सहयोग से बढ़ रहे हैं। ये नई दिशा में बढ़ते हुए हिमाचल के कदम है। अभी जो बैटरी स्टोरेज आएगी, जो साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं, एसीसी में बहुत काम हो रहा है, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स में बहुत काम हो रहा है। आने वाले समय में बिजली को भी स्टोरेज करके रखा जाएगा। और अब स्मार्ट मीटरिंग आपकी हो गई है। स्मार्ट मीटरिंग से आपके मोबाइल पर यह पता लग जाएगा कि आज मैंने कितने यूनिट बिजली का कंज्यूम किया है। ये सब चीजें आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहा है कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास बहता हुआ पानी, बहता हुआ सोना है, जिसको एनटीपीसी, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी ने तो शोषण कर लिया उसका। अब देखिए विडंबना देखिए, केंद्र सरकार ने हमारी आरडीजी बंद कर दी, यानी कि साल का 8 से 10 हजार करोड़ रुपया जो आज से पहले आता था वो बंद कर दिया। 1952 से आरडीजी इस प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपया मिल रही थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह राइट दिया है कि पहाड़ी राज्य कभी भी सामर्थ्य नहीं हो सकते हैं, उनकी आय के साधन सीमित है, उनका व्यय ज्यादा हो सकता है। आय और व्यय के बीच के पाटने को लिए आरडीजी का प्रबंध संविधान संशोधन के संविधान के द्वारा 275 आर्टिकल के द्वारा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब सरकार कैसे चलेगी?
जब आपके बजट से हर साल 10,000 करोड़ रुपया काट दिया जाए जो 1952 से मिल रहा था, हमने उस चुनौती का भी सामना किया। हमने कहा हमें तुमसे भीख नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। आरडीजी कोई सरकार का अधिकार नहीं है। 16 फाइनेंस कमीशन ने 2026 से लेकर 2031 तक आरडीजी जो बंद की, उसके बाद सरकार चलाने में दिक्कत आई। फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी आपके पास प्रेजेंटेशन दी, लेकिन मैंने कहा इस चुनौती को भी हमने जीतना है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, मैं केंद्र सरकार के पास गया, आपने आरडीजी बंद की, ठीक है। हमने कहा कि हमने इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में 90,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज हम पूरे देश को, पूरे नॉर्थ इंडिया को देते हैं। ये सर्वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने किया है, भारत सरकार की एजेंसी है। अब 90,000 करोड़ रुपए हमें हर साल में इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में दीजिए। 5 नदियां हिमाचल से बहती है, ग्लेशियर्स को बचाने का दायित्व हमारा है। नदियों से जो तबाही आपदा के समय, बरसात के समय होती है, उसको सहन हम हिमाचल प्रदेश करता है, और आप हमें कोई पैसा पीडीएनए के रूप में भी नहीं देते। इन 5 नदियों से जो बिजली पैदा होती है वो एनटीपीसी, एनएचपीसी उसका लाभ उठा लेती है। हमारा बजट 58,000 करोड़ से राज्य ने पहली बार इतिहास में अपना बजट 4,000 करोड़ करके 54,000 करोड़ का दिया। हमारे पानी से बनी हुई जो कंपनी है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम, उसका हर साल का बजट 67,000 करोड़ रुपए का है। मैंने कहा इस अधिकार में हमें अंश चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 5 नदियां बहती यहां से, पंजाब से कोई नदी थोड़ी बहुत बहती है। फूड वॉल ऑफ पंजाब इंडिया का कहलाता है, हम देते हैं। 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें 30% जंगल है। उस जंगल के रूप में 16 फाइनेंस कमीशन ने मानक तय किए हुए हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हमें नहीं मिला। ये अधिकार है, ये हमारा राइट है। आज हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में को जितनी भी स्वच्छ जलवायु वायु जाती है वो हिमाचल प्रदेश से जाती है। आज हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया कहलाते हैं। तो हम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 5 नदियां किसी राज्य से निकलती है। उत्तराखंड से भी 2-3 नदियां निकलती है, जम्मू कश्मीर से भी 5 नदियां हिमाचल से निकलती है। और जब समझौते की बारी आई किशाऊ बांध पर, मैंने कहा हम अपना पानी नहीं देंगे। पानी मैंने उस एग्रीमेंट को जो पिछली सरकार ने किया हुआ था किशाऊ बांध पर, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आप हमें अधिकार नहीं देते, अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे, हमारे शिक्षा संस्थान मजबूत कैसे होंगे, हमारे हेल्थ सेक्टर मजबूत कैसे होंगे, हमारी सड़कें मजबूत कैसे होंगे, हम अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी कैसे उपलब्ध करवाएंगे? क्योंकि पहाड़ी राज्य का मतलब ये नहीं है कि उसके अधिकार एमपी ना होने के बाद भी, कम एमपी होने के कारण उसके अधिकार उससे छीन लिए जाए। सबसे ज्यादा देश में बलिदान अगर किसी प्रदेश ने दिया है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया है। 4 परमवीर चक्र एक छोटी सी राजधानी, एक छोटे से प्रदेश ने दिए। ये क्यों दिए? फिर आप हमारा अधिकार नहीं देते। मीटिंग हुई होम मिनिस्टर साहब के सामने कि हमने पानी लेना है, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे, मैं भी था, और उत्तराखंड और हिमाचल का यमुना का पानी दिल्ली को चाहिए था, राजस्थान को चाहिए था, हरियाणा को चाहिए था। अगर हम किशाऊ बांध पर समझौता नहीं करते तो आधा दिल्ली सूख जाता, गुड़गांव पूरा खाली हो जाता। तभी मैंने कहा कि पानी बहता हुआ सोना है। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे। मैंने बोला ये समझौता नहीं होगा, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं ये समझौता नहीं होगा। अगर आप हमें पानी के रूप में अधिकार नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो बिजली बनेगी इस पावर प्रोजेक्ट से, जब उत्तराखंड तैयार है, मैंने कहा कि उत्तराखंड में आप अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को डरा सकते हैं, वहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, अगर आप समझौता नहीं करते तो मैं चलता हूं। ऐसी बात होम मिनिस्टर के सामने मैंने की जहां सारे अधिकारी थे। अंत में समझौता हमारे पक्ष में हुआ, और 5 साल बाद आज के रेट में अगर आज मिलते तो 600 करोड़ रुपया सरकार को आना था, 1,000 करोड़ रुपया उस पावर प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश की संपदा का आप लोगों को मिलेगा। उसी तरह हमने कहा कि सतलुज, लूरी, धौलासिर प्रोजेक्ट में हम उस प्रोजेक्ट को वापस लेंगे। आप कह रहे बहुत अच्छे आदमी है, उनका कहने का क्या मतलब है? मैं समझाना चाहता हूं कि हम जो 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 12 रुपये आपको हम देंगे, और हम जिंदगी भर 88 रुपये कमाएंगे। नुकसान हमसे,
हमने कहा ये समझौता हमें मंजूर नहीं। आप 40 साल बाद प्रोजेक्ट हमें वापस दीजिए, जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट की लागत के बाद आप पूरा उसके में हमें 30% दीजिए और 30% के बाद आप हमें 40% दीजिए और ये प्रोजेक्ट हमें वापस कीजिए। हमारा समझौता नहीं हुआ। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी। मैंने कहा हम इस पैसे इसको हम टेक ओवर करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हिमाचल के पास कहां कर्जा, पे देने के लिए तो पैसे नहीं है, ये उन्होंने कहा। और ये क्या, मैंने बोला कि आप पैसे अपनी जेब से निकाल रहे हैं, अगर आप कर्जा उठा सकते तो क्या सरकार नहीं उठा सकती। और मैंने तीनों 1000 मेगावाट 686 मेगावाट के प्रोजेक्ट लेने के लिए हामी भर दी, जिससे हमको आने वाले सालों में 1500 करोड़ रुपए की आय होगी। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। वाइल्ड फ्लावर हॉल है, एक होटल है आपको। हमने 3.5 साल में कैसे संपदा को बचाया। वाइल्ड फ्लावर हॉल है, 23 साल से हमको एक पैसा नहीं मिल रहा। वो हॉल हमारा, ये हमारा होटल पर कब्जा के रो रहे हैं। अधिकारी जा रहे हैं, नेतागण जा रहे रोते। मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, सबसे बड़े यहां वकील खड़े करो। हम वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस 23 साल बाद जीते। पैसा देने के लिए, समझौता करने के लिए बैग पिछले दरवाजे से आते रहे। मैंने बोला इसमें कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि प्रदेश की संपदा का मामला है। 401 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में जमा करवाया और हर महीने उनसे हम 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं। ये सरकार की कमिटमेंट होती है। जेएसडब्ल्यू, जो अधिकार आपके सोचे नहीं गए थे, 15 साल से आप मांग ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं मांग रहे थे? सरकार में किस प्रकार का कार्य होता है वो मैं बताना चाहता हूं, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार से को चुप रहना भी एक भ्रष्टाचार है। आपके हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपकी 1.5 साल तक अपील ही नहीं हुई, और जो अपील हुई वो वकील ऐसे है। 6% 150 करोड़ हमने उनसे लेना है, लेकिन 10 सालों से 15 सालों से पूछ ही कोई नहीं रहा। हाई कोर्ट ने हमारे विपक्ष में फैसला दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमारी कमिटमेंट देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील खड़े किए। आज वो जेएसडब्ल्यू जो जिंदल का है, आज हमें 150 करोड़ रुपया हर महीने हमें दे रहा है, हर साल हमें देगा। वो भी हमारी सरकार की ट्रेजरी पर आया। ये कमिटमेंट होती है। इसीलिए मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी आरडीजी नहीं काटी होती तो आज ही हम आत्मनिर्भर बन गए होते। और इस स्टेज से अगर मेरे से महावीर जी 100 करोड़ रुपया भी मांगते, आरडीजी ना काटी, तो मैं 100 करोड़ देने लायक भी अपनी ट्रेजरी का होता। ये कमी उससे आती है। यही नहीं, इनके समय देखिए आरडीजी मिलती रही। मैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट इसलिए देना चाहता हूं, आरडीजी हमारे को 2026-27 तक मिलती रही, क्योंकि 5 साल बाद कोई कमीशन है वो रिकमेंड करता है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल के लिए की, 16th फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 2031 के बीच में की, जिसमें हमको मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के समय आरडीजी 47,000 करोड़ रुपए आई, और जो जीएसटी लगा उसका भी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। बद्दी ब्रोटी वाला, जो कि 35% फार्मास्यूटिकल का एशिया का हब है, वहां से हमें 4,000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। वैट और एक्साइज के रूप में 4,000 करोड़ रुपया आता था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकलन किया कि जीएसटी लगने के बाद ये कम हो जाएगा। इनको जीएसटी कंपनसेशन सेस जो 3200 करोड़ रुपया हर साल मिलता रहा। 4700 करोड़ रुपया आरडीजी 2017 से 22 में आई, और जून 2022 में जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया। 60,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार से ज्यादा मिला। अगर ये 60,000 करोड़ रुपया हमें इस समय मिला होता तो आज प्रदेश कर्जा मुक्त होता। उसके अलावा इन्होंने और कर्जा ले लिया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। हम चुनाव जीतने के लिए नहीं है, पहले हम प्रदेश की सेवा करने के लिए आए हैं, और उसके बाद जनता की अदालत में जाकर जो हम कहते हैं कि हमने की है तो आप वोट दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। इसके अलावा 5,000 बीघा की जगह 5,000 बीघे की जगह 5,000 बीघा जगह कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बड़े उद्योगपतियों को दे दी। कैसे दे दी? एक नया शहर बद्दी में नालागढ़ के सामने बस सकता था। आज हमारे लोग चंडीगढ़ में फ्लैट 80 लाख, 1 लाख करोड़, 1.25 करोड़ का खरीद रहे हैं। हमारी 5,000 बीघे की संपदा जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली गई, यानी कि आप अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने जाते तो 6% गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आता है, उनसे वो भी नहीं लिया गया। कहा
आपको जिंदगी भर के लिए 1 करोड़ की लीज पर 5,000 रुपया बीघा जगह दे दी। ये संपदा को बंटवारा लुटाया है पिछली सरकार ने। 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी, खाली पड़ी है बिल्डिंगें। कहां चलाऊं, कौन सा इंस्टीट्यूशन लाऊं? 75 लाख की जनसंख्या की हम हेल्थ में और शिक्षा में अगर हम अच्छा कर सके, यही बहुत बात है। 1,000 करोड़ की खाली बिल्डिंगें पड़ी, इतनी सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई है। हमने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई चाहना चाहता है, वो भी नहीं आ रहे। कहां कहां बिल्डिंगें बना दी, धर्मपुर में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी हुई है, खाली है। अब हम धीरे धीरे इन बिल्डिंगों का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सिर्फ आज इस मौके पर, जहां राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन मैं आज इस मौके का फायदा उठाकर आपसे कहना चाहता हूं, जो शिक्षक बैठे हैं उनके सामने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाले छात्र बैठे हैं। उन छात्र को जो दिशा आप देंगे, वो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की संस्कृति और जो आपकी शिक्षा ग्रहण करके आगे जाएंगे, वो हिंदुस्तान में अपना नाम कमाएंगे। ये विश्वविद्यालय की ताकत से होता है। दूसरा, आप विश्वास रखिए, जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, जिस ट्रांजिशन के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। 2032 में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे, जहां आप गर्व से जाकर कहेंगे कि मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जो हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। इस प्रकार का बदलाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, ये नियमों में बदलाव करके, कानून बनाकर एक दिशा तय की गई है, और इस दिशा के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। यही मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। आप निश्चित तौर पर नए कोर्स शुरू कीजिए, हमारी सरकार आपको उसके लिए उचित धन उपलब्ध करवाएगी। और मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैं 57 स्थापना दिवस पर आया हूं, और मैंने कई बार कहा है, मेरे से वाइस चांसलर साहब ने कहा है, मैं यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट जो बीटेक के कोर्सेज आपके नए शुरू होंगे, उसके लिए मैं आपको विश्वविद्यालय में का पुराना छात्र होने के नाते भी 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, विजय स्टोक्स जी ने बहुत अच्छा कहा है। मैं जो भी आपने कहा है, जो भी फोक डांस के जो भी चीजें हैं, मैंने वाइस चांसलर साहब से बात की है, उसको हम सबको कैप्चर करेंगे, और आपके जो भी अनुभव है उन सबको एक यूनिवर्सिटी के जो हमारा कल्चरल सेंटर है पहाड़ी कल्चर का, उसमें सबको संजो कर रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।